जंगल का वो तूफानी दिन। कहानी शुरू होती है एक घने और हरा भरा जंगल से, जहां बाड़े बाड़े साल और सागवान के पेड़ आसमान से बातें करते थे। एक दिन वहां बहुत भयानक आंधी आई। बिजली कड़क रही थी और पेड़ ऐसे झुक रहे थे मानो अभी टूट जाएंगे। इसी भीड़ में एक ऊंचे पेड़ पर बाज ईगल का एक छोटा सा घोंसला था। हवा के एक तेज झोंके ने घोंसले को हिला दिया और एक नन्हा सा बाज का बच्चा, जिसके अभी पंख भी नहीं निकले थे, नीचे झाड़ियों में गिर गया। 2. एक फरिश्ते का आगमन। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो वहां से राघव नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा था। राघव एक लकड़हारा था और बहुत ही नर्म दिल इंसान था। रास्ते में चलते चलते उस किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि एक नन्हा सा चिल ईगल का बच्चा कीचड़ में लथपथ ठंड से कांप रहा था। राघव ने उस देखा और सोचा, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। उसने बेड प्यार से यूएस बच्चे को अपनी हथेलियों में उठाया। बच्चे की नन्ही आंखों ने राघव को देखा, मानो वो मदद मांग रहा हो। 3. नया घर और नई चुनौती। राघव उस अपने छोटे से घर ले आया। उसने सबसे पहले यूज गर्म कपड़े में लपेटा और नरम कपड़ा बिछाया और यूएस पक्षी को बिस्तर बेड पर रख दिया। बच्चा ठंड से कांप रहा था और डर के मारे बार बार इधर उधर पलट रहा था। रवि ने उसके लिए थोड़ा गर्म दूध और मसाला हुआ खाना तैयार किया। जब रवि ने उसके मन के पास खाना रखा तो वो डर रहा था, लेकिन रवि ने बेसब्र से उसके सर पर हाथ फेरा। धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया। रवि ने उस ड्रॉपर से पानी पिलाया। तब कहीं जाकर यूएस नन्ही जान में थोड़ी जान आई। बच्चा कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने उसका नाम रखा शेरू। धीरे धीरे शेरू थिक होने लगा। राघव उसके लिए रोज ताज़ा खाना लाता और उस अपने हाथों से खिलाता। शेरू अब राघव को ही अपनी माँ और बाप समझने लगा था। सीन आपकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन सकता है। ममता का निवाला। कैलाश और आकाश का रिश्ता। कैलाश ने देखा कि आकाश, बास का बच्चा, ठंड और डर की वजह से बिल्कुल सिकुड़ गया था। उसने उसके लिए पुरानी रुई और नरम कपड़ों से एक छोटा सा घोंसला बनाया और उस बिस्तर के थिक बाजू में रखा। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब खाने की बारी आई। पहली कोशिश, डर और सहम। कैलाश ने शुरुआत में थोड़ा सा मसाला हुआ खाना एक छोटी सी चम्मच में लिया और आकाश के पास ले गया। लेकिन वो नन्हा बाज डर के मारे अपना मन बैंड कर लेता और बिस्तर के कोने में दुबक जाता। उसकी छोटी छोटी आंखें डर से चमक रही थीं। कैलाश ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसके सर को अपनी एक उंगली से सहलाने लगा। उसने बाज से बातें करनी शुरू की, बिल्कुल वैसे ही जेज एक माँ अपने बच्चे से करती है। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे तो उड़ोगे कैसे? ये लो, थोड़ा सा चाक कर तो देखो। सब्र का इम्तिहान। घंटों बीत गए, लेकिन बाज ने मन नहीं खोला। कैलाश वहीं जमीन पर बैठा रहा। एंथमैन, जब आकाश थक गया और उस भूख महसूस हुई, उसने एक हल्की सी चींची की आवाज़ निकाली। कैलाश ने तुरंत अपने हाथों से खाने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। उसने सोचा कि चम्मच से शायद वो डर रहा है, इसलिए उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही कैलाश ने उसके नन्हे मन के पास निवाला रखा, आकाश ने धीरे से अपना मन खोला। वो पहला निवाला जब उसके पेट में गया तो जैस कैलाश की जान में जान आई। रोज़ाना की तपस्या, ए फ्लैट, ये उनका रोज़ का नियम बन गया था। कैलाश खेत का काम छोड़ देता, लेकिन आकाश का खाना नहीं भूलता। वो बाज अब कैलाश की कदमों की आहट पहचानने लगा था। पैरन वाले पैंक फड़फड़ाने लगता। कैलाश यूज अपने हाथ पर बिठाता। वो दृश्य बहुत सुंदर होता था। एक बड़ा सा किसान, जिसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुकद, वो उन्हीं हाथों से एक नन्ही सी जान को इतनी नज़ाकत से खिला रहा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। एक गहरा रिश्ता। कभी कभी आकाश खाना खाते खाते कैलाश की उंगली को ही अपने मुंह में भर लेता, लेकिन कैलाश को दर्द नहीं होता था। यूज तो खुशी होती थी कि यह बेजुबान परिंदा अब यूएस पर पूरा भरोसा करने लगा है। खाना खिलाने के बाद कैलाश यूज थोड़ा सा पानी पिलाता और फिर आकाश थक कर कैलाश की गोद में ही सो जाता। वक्त बहुत धीरे बीत रहा था। ईश्वर ने इसे मेरे पास भेजा है तो कुछ तो वजह होगी। भले ही इसे बड़ा होने में वक्त लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। 5. सब्र का इम्तिहान। 6 महीने बाद। लगभग 6 महीने बीत गए। फ्लैट धीरे धीरे आकाश के शरीर पर काले और चमकदार पंख निकलने लगे। उसके पंजे मजबूत होने लगे। कैलाश अब भी उस अपने हाथों से ही खाना खिलाता था, लेकिन अब आकाश खाना खाते वक्त कैलाश की उंगलियों को बेड प्यार से पकड़ लेता था। एक दिन कैलाश ने देखा कि आकाश ने पहली बार अपने पंख पूरी तरह फैलाए। उसके पंख इतने बार थे कि पूरे कमरे में भर गए। कैलाश समझ गया कि जो पक्षी बड़ा होने में जितना वक्त लेता है,
वो उतनी ही ऊंची उड़ान भरता है। महीने गुजरते जा रहे थे। कैलाश का घर गांव वालों के लिए एक अजूबा बन गया था। लोग खिड़की से झांकते और कहते, एस्टरिस्क कैलाश, तेरा ये आकाश चिल का नाम अभी भी इतना ही है। इतने में तो मुर्गी के बच्चे अंडे दे देते हैं। कैलाश मुस्कुराता और उन्हें खाने के लिए माना कर देता। सच तो ये था कि आकाश बड़ा होने में बहुत वक्त ले रहा था। उसके शरीर पर पंख बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे। कैलाश रोज उस अपने हाथों से खाना खिलाता। कभी कभी कैलाश को लगता कि शायद आकाश को उड़ने की तमन्ना ही नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ कैलाश की गोद में दुबक कर सोना चाहता था। 2. पहली हलचल। कमरे का सन्नाटा टूटा। एक दोपहर कैलाश खेत में काम कर रहा था। आकाश कमरे में अकेला था। कमरे की खिड़की से एक धूप की किरण बिस्तर पर ए रही थी। आकाश ने पहली बार अपने पंख पूरी तरह फैलाए। वो पंख जो अब तक छोटे लगते थे, अब कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंच रहे थे। आकाश ने एक झटके से अपने पंख फड़फड़ाए। कमरे में रखे पुराने कागज और कपड़े हवा में उड़ने लगे। यह उसकी जिंदगी की पहली उड़ान थी, भले ही वो सिर्फ 4 फीट की थी। 3. कमरे में आज़ादी का अभ्यास। जब कैलाश घर आया तो वो हैरान रह गया। अगले कई दिनों तक आकाश ने कमरे को ही अपना आसमान बना लिया। वो एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ता। घर बिल्कुल शांत था। आकाश, जो इतने महीनों से सिर्फ जमीन पर ठुमक ठुमक कर चलता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने विशाल पंख फैलाए। इन आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई पुराना पंखा चलने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने जोर लगाया, फार 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 फार, और कमरे में राखी धूल हवा में उड़ने लगी। कैलाश ने दरवाजे से देखा कि आकाश ने जमीन छोड़ दी थी। वो अब हवा में था ना। आकाश अभी नया नया उड़ना सीख रहा था। वो कमरे की एक दीवार से उड़ता। वो अब जमीन पर नहीं चलता था, बल्कि इधर उधर उड़ते रहता। वो कभी पंखे जो बैंड रहता था पर बैठता, तो कभी खिड़की की रोशनदान पर। जब कैलाश खाना लाता तो आकाश पूरे कमरे का एक चक्कर लगाकर सीधा कैलाश के कंधे पर उतारता। उसके पंखों की फार फार की आवाज़ कमरे में गूंजती रहती। वो इतने दिनों तक कमरे में रहा। आकाश बड़ा हो चुका था। उसकी चोंच अब लोहे जैसी मजबूत थी। पर से एक आखिरी चक्कर लगाया और सुनहरी धूप में खो गया। आपका संदेश। देखा दोस्तों, कैसे एक कहानी आप तक पहुंचाई, इतना सुंदर दृश्य दिखाया, फिर भी आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जंगल का वो तूफानी दिन। कहानी शुरू होती है एक घने और हरा भरा जंगल से, जहां बाड़े बाड़े साल और सागवान के पेड़ आसमान से बातें करते थे। एक दिन वहां बहुत भयानक आंधी आई। बिजली कड़क रही थी और पेड़ ऐसे झुक रहे थे मानो अभी टूट जाएंगे। इसी भीड़ में एक ऊंचे पेड़ पर बाज ईगल का एक छोटा सा घोंसला था। हवा के एक तेज झोंके ने घोंसले को हिला दिया और एक नन्हा सा बाज का बच्चा, जिसके अभी पंख भी नहीं निकले थे, नीचे झाड़ियों में गिर गया। 2. एक फरिश्ते का आगमन। अगली सुबह जब तूफान थम गया तो वहां से राघव नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा था। राघव एक लकड़हारा था और बहुत ही नर्म दिल इंसान था। रास्ते में चलते चलते उस किसी के कराहने की आवाज़ आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि एक नन्हा सा चिल ईगल का बच्चा कीचड़ में लथपथ ठंड से कांप रहा था। राघव ने उस देखा और सोचा, अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। उसने बेड प्यार से यूएस बच्चे को अपनी हथेलियों में उठाया। बच्चे की नन्ही आंखों ने राघव को देखा, मानो वो मदद मांग रहा हो। 3. नया घर और नई चुनौती। राघव उस अपने छोटे से घर ले आया। उसने सबसे पहले यूज गर्म कपड़े में लपेटा और नरम कपड़ा बिछाया और यूएस पक्षी को बिस्तर बेड पर रख दिया। बच्चा ठंड से कांप रहा था और डर के मारे बार बार इधर उधर पलट रहा था। रवि ने उसके लिए थोड़ा गर्म दूध और मसाला हुआ खाना तैयार किया। जब रवि ने उसके मन के पास खाना रखा तो वो डर रहा था, लेकिन रवि ने बेड सब्र से उसके सर पर हाथ फेरा। धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया। रवि ने उस ड्रॉपर से पानी पिलाया। तब कहीं जाकर यूएस नन्ही जान में थोड़ी जान आई। बच्चा कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने उसका नाम रखा शेरू। धीरे धीरे शेरू थिक होने लगा। राघव उसके लिए रोज ताज़ा खाना लाता और उस अपने हाथों से खिलाता। शेरू अब राघव को ही अपनी माँ और बाप समझने लगा था। सीन आपकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन सकता है। ममता का निवाला। कैलाश और आकाश का रिश्ता। कैलाश ने देखा कि आकाश, बास का बच्चा, ठंड और डर की वजह से बिल्कुल सिकुड़ गया था। उसने उसके लिए पुरानी रुई और नरम कपड़ों से एक छोटा सा घोंसला बनाया और उस बिस्तर के थिक बाजू में रखा। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब खाने की बारी आई। पहली कोशिश डर और सहम।
कैलाश ने शुरुआत में थोड़ा सा मसाला हुआ खाना एक छोटी सी चम्मच में लिया और आकाश के पास ले गया, लेकिन वो नन्हा बाज डार के मारे अपना मन बैंड कर लेता और बिस्तर के कोने में दुबक जाता। उसकी छोटी छोटी आंखें डार से चमक रही थीं। कैलाश ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसके सर को अपनी एक उंगली से सहलाने लगा। उसने बाज से बातें करनी शुरू की, बिल्कुल वैसे ही जेज एक माँ अपने बच्चे से करती है। डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे तो उड़ोगे कैसे? ये लो, थोड़ा सा चाक कर तो देखो। सब्र का इम्तिहान। घंटों बीत गए, लेकिन बाज ने मन नहीं खोला। कैलाश वहीं जमीन पर बैठा रहा। एंथमैन, जब आकाश थक गया और उस भूख महसूस हुई, उसने एक हल्की सी चींची की आवाज़ निकाली। कैलाश ने तुरंत अपने हाथों से खाने का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। उसने सोचा कि चम्मच से शायद वो डाल रहा है, इसलिए उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। जैसे ही कैलाश ने उसके नन्हे मन के पास निवाला रखा, आकाश ने धीरे से अपना मन खोला। वो पहला निवाला जब उसके पेट में गया तो जैसे कैलाश की जान में जान आई। रोज़ाना की तपस्या, ए फ्लैट, ये उनका रोज़ का नियम बन गया था। कैलाश खेत का काम छोड़ देता, लेकिन आकाश का खाना नहीं भूलता। वो बाज अब कैलाश की कदमों की आहट पहचानने लगा था। पैरन वाले पैंक फड़फड़ाने लगता। कैलाश यूज अपने हाथ पर बिठाता। वो दृश्य बहुत सुंदर होता था। एक बड़ा सा किसान जिसके हाथ मेहनत से सख्त हो चुकते, वो उन्हीं हाथों से एक नन्ही सी जान को इतनी नज़ाकत से खिला रहा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। एक गहरा रिश्ता। कभी कभी आकाश खाना खाते खाते कैलाश की उंगली को ही अपने मुंह में भर लेता, लेकिन कैलाश को दर्द नहीं होता था। यूज तो खुशी होती थी कि यह बेजुबान परिंदा अब यूएस पर पूरा भरोसा करने लगा है। खाना खिलाने के बाद कैलाश यूज थोड़ा सा पानी पिलाता और फिर आकाश थक कर कैलाश की गोद में ही सो जाता। वक्त बहुत धीरे बीत रहा था। ईश्वर ने इसे मियर पास भेजा है तो कुछ तो वजह होगी। भले ही इसे बड़ा होने में वक्त लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। 5 सब्र का इम्तिहान। 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने बीत गए। फ्लैट धीरे धीरे आकाश के शरीर पर काले और चमकदार पंख निकलने लागे। उसके पंजे मजबूत होने लागे। कैलाश अब भी उस अपने हाथों से ही खाना खिलाता था, लेकिन अब आकाश खाना खाते वक्त कैलाश की उंगलियों को बेड प्यार से पकड़ लेता था। एक दिन कैलाश ने देखा कि आकाश ने पहली बार अपने पंख पूरी तरह फैलाए। उसके पंख इतने बार थे कि पूरे कमरे में भर गए। कैलाश समझ गया कि जो पक्षी बड़ा होने में जितना वक्त लेता है, वो उतनी ही ऊंची उड़ान भरता है। महीने गुजरते जा रहे थे। कैलाश का घर गांव वालों के लिए एक अजूबा बन गया था। लोग खिड़की से झांकते और कहते, एस्टरिस्क, कैलाश, तेरा ये आकाश चिल का नाम अभी भी इतना ही है। इतने में तो मुर्गी के बच्चे अंडे दे देते हैं। कैलाश मुस्कुराता और उन्हें खाने के लिए माना कर देता। सच तो ये था कि आकाश बड़ा होने में बहुत वक्त ले रहा था। उसके शरीर पर पंख बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे। कैलाश रोज उस अपने हाथों से खाना खिलाता। कभी कभी कैलाश को लगता कि शायद आकाश को उड़ने की तमन्ना ही नहीं आई, क्योंकि वो सिर्फ कैलाश की गोद में दुबक कर सोना चाहता था। 2 पहली हलचल। कमरे का सन्नाटा टूटा। एक दोपहर, कैलाश खेत में काम कर रहा था। आकाश कमरे में अकेला था। कमरे की खिड़की से एक धूप की किरण बिस्तर पर ए रही थी। आकाश ने पहली बार अपने पंख पूरी तरह फैलाए। वो पंख जो अब तक छोटे लगते थे, अब कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंच रहे थे। आकाश ने एक झटके से अपने पंख फड़फड़ाए। कमरे में रखे पुराने कागज और कपड़े हवा में उड़ने लागे। यह उसकी जिंदगी की पहली उड़ान थी, भले ही वो सिर्फ 4 फीट की थी। 3 कमरे में आज़ादी का अभ्यास। जब कैलाश घर आया तो वो हैरान रह गया। अगले कई दिनों तक आकाश ने कमरे को ही अपना आसमान बना लिया। वो एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ता। घर बिल्कुल शांत था। आकाश, जो इतने महीनों से सिर्फ जमीन पर ठुमक ठुमक कर चलता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने विशाल पंख फैलाए। इन आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई पुराना पंखा चलने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने जोर लगाया, फार 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 फार, और कमरे में राखी धूल हवा में उड़ने लगी। कैलाश ने दरवाजे से देखा कि आकाश ने जमीन छोड़ दी थी। वो अब हवा में था ना। आकाश अभी नया नया उड़ना सीख रहा था। वो कमरे की एक दीवार से उड़ता। वो अब जमीन पर नहीं चलता था, बल्कि इधर उधर उड़ते रहता। वो कभी पंखे जो बैंड रहता था पर बैठता, तो कभी खिड़की की रोशनदान पर। जब कैलाश खाना लाता तो आकाश पूरे कमरे का एक चक्कर लगाकर सीधा कैलाश के कंधे पर उतारता। उसके पंखों की फर फर की आवाज़ कमरे में गूंजती रहती। वो इतने दिनों तक कमरे में रहा। आकाश बड़ा हो चुका था। उसकी चोंच अब लोहे जैसी मजबूत थी। पर से एक आखिरी चक्कर लगाया और सुनहरी धूप में खो गया।
आपका संदेश। देखा दोस्तों, कैसे एक कहानी आप तक पहुंचाई, इतना सुंदर दृश्य दिखाया, फिर भी आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए